हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। गाइस, आज हम इस वीडियो में बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता पर जो है एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। अगर आप भी नए कैंडिडेट हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इस तरीके के डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और डिफरेंट डेज में हम डिफरेंट टॉपिक पर आपके लिए जो है एमसीक्यू लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 15 क्वेश्चन हमें इस वीडियो में कवर करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 2 ऑफ द बीएनएस? क्या है मेन पर्पस? टू डिफाइन जनरल प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन। यानी कि जो ये सेक्शन नंबर 2 है बीएनएस का, वो डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है, इसके बारे में बताता है। उनके क्या जनरल प्रिंसिपल है, डेफिनेशन में किस कौन सी डेफिनेशन दी गई है, उन डेफिनेशन में क्या बताया गया है, उस पर जो है सेक्शन नंबर 2 जो है बताता है। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो धारा 2 का मुख्य उद्देश्य है अपराध कानून के तहत आधारभूत नियमों और परिभाषाओं को स्पष्ट करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is defined as a person under section 2? अब यहाँ पर person का क्या मतलब होता है? person का मतलब होता है an entity recognized by law as capable of having a right and obligation. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? धारा 2 के अनुसार व्यक्ति का अर्थ ऐसे सभी प्राणी हैं जो कानूनी रूप से अधिकार और कर्तव्यों को पात्र हो सकते हैं। अधिकार और कर्तव्य के पात्र हो सकते हैं, जैसा कि कोई कंपनी है और संगठन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्टस रियस? अब एक्टस रियस से रिलेटेड इन सभी में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है इट रेफर टू ए मेंटल स्टेट ऑफ द एक्यूज्ड। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ए फिजिकल एक्ट और कंडक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम। थर्ड है इट इज़ द पनिशमेंट फॉर द क्राइम। और फोर्थ है इट डिस्क्राइब द मोटिव बिहाइंड ए क्राइम। यानी कि एक्टस रियस यानी कि फिजिकली एक्ट करना, इट इज़ ए फिजिकल एक्ट एंड कंडक्ट द कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम। किसी क्राइम को करने के लिए किया गया फिजिकल एक्ट या फिर कंडक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टस रियस। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एक्टस रियस का मतलब है कि वह बाहरी कार्य और व्यवहार जो कानून द्वारा निर्दिष्ट है और अपराध का निर्माण करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज सेक्शन 2 स्पेसिफाई अबाउट मेंस रिया? अब मेंस रिया क्या है? मेंस रिया इट इज़ ए मेंटल स्टेट और इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम। मेंस रिया का अर्थ है कि अपराध करने की मानसिक स्थिति या इरादा जो अपराध की जिम्मेदारी तय करने के लिए आवश्यक होता है या आवश्यक है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ऑफेंस? ऑफेंस का क्या मतलब होता है? एनी एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिट बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय द स्टेट। यानी कि कोई भी एक्ट जो लॉ द्वारा नहीं करने को कहा गया वो आप कर रहे हैं, या लॉ के द्वारा करने को कहा गया आप उसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अनलॉफुल हो गया। और वो स्टेट के द्वारा पनिशेबल भी है, यानी कि अगर आप वो एक्ट करेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, अगर आप उस एक्ट को नहीं करेंगे तब आपको कोई पनिशमेंट दी जाएगी। तो वही चीज़ हमारी ऑफेंस कहलाती है। अपराध का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य या उपेक्षा जो कानून द्वारा निर्दिष्ट हो और राज्य द्वारा दंडनीय हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज सेक्शन 2 स्टेटेड अबाउट पनिशमेंट? पनिशमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, या पनिशमेंट किस बारे में बात करती है? पनिशमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनेटेड टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। धारा 2 के अनुसार अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
In the context of section number 2, what does crime refer to? Crime क्या है? An act or conduct that is legally defined as an offense. अपराध का अर्थ है ऐसा कोई भी कार्य या व्यवहार जो कानून का उल्लंघन करता हो या फिर कानून में दंडनीय हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which term is used to be describe a public servant under section number 2? Public servant, an individual holding a government position or performing public duty is called the public servant. लोक सेवक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो सरकारी पद पर कार्यरत हो या फिर सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर्तव्य का निर्वहन करता हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म अनलॉफुल एज पर द सेक्शन नंबर 2। अब यहाँ पर अनलॉफुल का क्या मतलब होता है? एक्शन दैट आर कॉन्ट्ररी टू लॉ और प्रोहिबिटेड, यानी अवैध का अर्थ होता है वह कार्य जो कानून के खिलाफ हो या फिर निर्दिष्ट हो, यानी कि फॉरबिडन हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the role of section number 2 in the understanding of offences under the BNS? It's only provides specific example of crime. It is crucial for interpreting and applying definition of a legal term. It outlines the procedure for filing a case. It is unrelated to define a crime or punishment. So it is crucial for interpreting and applying the definition of a legal term. That is why the section 2 is important. धारा 2 अपराध और कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित परिभाषाओं और अवधारणाओं को समझने और लागू करने के लिए एक आधारभूत मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the primary focus of section number 3 of BNS? To provide general explanation and definition of a legal term. धारा 3 विशेष कानूनी शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिसमें पूरे भारतीय न्याय संहिता में उपयोग किया गया है, जिसे पूरे भारतीय न्याय संहिता में उपयोग होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है और डिफाइन करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म एक्ट एज डिफाइन इन सेक्शन नंबर 3। एक्ट का मतलब है एनी एक्ट और बिहेवियर दैट इज़ पनिशेबल अंडर द लॉ। धारा 3 के अनुसार एक्ट का अर्थ है ऐसा कोई भी कार्य या व्यवहार जो कानून के द्वारा परिभाषित हो और यदि वह अवैध हो तो दंडनीय भी हो, उसी को हम एक्ट कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 3, व्हाट डज द टर्म ओमिशन मीन्स? यानी द फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, यानी कि लॉ के अनुसार किसी कार्य को करने के बारे में कहा गया लेकिन आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, उस कार्य को करने में फेल हो रहे हैं, उसी को हम ओमिशन कहते हैं। उपेक्षा का अर्थ है उस कार्य को ना करना जो कानून के द्वारा अनिवार्य हो और यह कुछ परिस्थितियों में अपराध के रूप में माना जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइंड एज पब्लिक अंडर सेक्शन नंबर 3? Anything that is visible and accessible to the general public is called the public. धारा 3 के अनुसार सार्वजनिक का अर्थ वह कुछ जो आम जनता के लिए उपलब्ध हो और फिर निजी व्यक्तियों या फिर संगठनों तक सीमित ना हो, यानी कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है उन तक सीमित ना हो, उसी को हम कहेंगे पब्लिक, कि वो पब्लिक के लिए है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 3, व्हाट डज टर्म रॉन्गफुल गेन मीन्स? रॉन्गफुल गेन मीन्स होता है गेन ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मीन्स और मेथड। गलत लाभ का अर्थ होता है वह लाभ और मुनाफा जो अवैध और अनैतिक तरीके से प्राप्त किया गया हो, उसे हम अनलॉफुल रॉन्ग कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
What is the primary focus of section number 4 of the BNS? To provide interpretation of a certain legal term used in this code. धारा 4 एक व्याख्यात्मक धारा है जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में उपयोग किए गए कुछ प्रमुख कानूनी शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 4 व्हाट डज द टर्म एक्ट इंक्लूड? अब टर्म जो एक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? एनी एक्शन और कंडक्ट वेदर कमिटेड बाय कमीशन और ओमिशन, उसी को हम क्या कहेंगे? एक्ट कहेंगे। और उसी के अंदर एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। कोई भी एक्शन, कोई भी कंडक्ट, चाहे उसे किया गया हो चाहे उसे ना किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्ट कहेंगे। धारा 4 के अनुसार एक्ट का अर्थ है सभी प्रकार के कार्य या व्यवहार, चाहे वह सक्रिय रूप से किए गए हो या फिर निष्क्रिय के माध्यम से किए गए हो, जो संहिता के तहत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज डिफाइन ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4? एनी इंडिविजुअल और एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज हैविंग राइट एंड ड्यूटी, यानी धारा 4 के तहत व्यक्ति को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है जिसमें व्यक्ति और ऐसे संगठन शामिल हैं जैसा कि कंपनी, साझेदारी या कोई भी समूह जो अधिकारों और कर्तव्यों को धारण कर सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे? पर्सन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which term in section number 4 refer to unlawful act, यानी कि जो पनिश wrongful है उसी को हम कहेंगे unlawful act। धारा 4 के तहत गलत शब्द का अर्थ उन कार्यों से है जो कानूनी द्वारा निर्दिष्ट हो और अवैध माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What does section 4 says about the punishable? Punishable क्या है? Punishable act are those for which the law prescribes punishment या penalties is called the punishable। धारा 4 के अनुसार एक कार्य दंडनीय माना जाता है यदि कानून उस कार्य के लिए विशेष रूप से दंड या फिर सज़ा निर्धारित करता है, उसे ही हम पनिशेबल कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is means by property as per section number 4? प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? Any movable और immovable asset that is legally protected। धारा 4 के अनुसार संपत्ति का अर्थ किसी भी प्रकार की चल संपत्ति या अचल संपत्ति से है जो कानून के तहत सुरक्षित है, ना कि केवल ठोस संपत्ति से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 4 व्हाट डज इलीगल मीन्स? इलीगल मीन्स एक्ट दैट वायलेट और आर कॉन्ट्ररी टू द लॉ, यानी कि जो लॉ का उल्लंघन करे, लॉ के खिलाफ हो, उसके अगेंस्ट हो, उसी को हम इलीगल कहेंगे। अवैध का अर्थ होता है ऐसा कोई भी कार्य जो कानून की धाराओं का उल्लंघन करता हो या फिर कानूनी प्रावधानों के खिलाफ हो, उसी को हम इलीगल कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इंटेंशन का क्या मतलब होता है? इंटेंशन इज ए पर्पस और मेंटल स्टेट बिहाइंड एन एक्ट, यानी किसी भी कार्य को करने के पीछे उसकी दिमागी चीज़ें क्या थी, यानी मेंटल स्टेट क्या था या उसका क्या इंटेंशन थी उस कार्य को करने के लिए, उसी को हम इंटेंशन कहते हैं। धारा 4 में इरादा, इंटेंशन को हिंदी में इरादा कहा जाता है। इरादे का अर्थ होता है उस मानसिक स्थिति या उद्देश्य से है जिसके साथ कोई व्यक्ति एक कार्य करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What does wrongful loss means in context of section number 4? Wrongful loss is equal to loss of property right that one is legally entitled to due to unlawful act। गलत नुकसान का अर्थ है कि उस संपत्ति या अधिकार की हानि जो किसी व्यक्ति को
कानूनी रूप से प्राप्त हो, जो अवैध कार्य के कारण होती है, उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गफुल लॉस कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच टर्म अंडर सेक्शन नंबर 4 इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्ट दैट आर बोथ प्रोहिबिटेड एंड रिजल्ट इन द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस? क्या कहेंगे उसे? पनिशेबल। दंडनीय शब्द का अर्थ है ऐसे कार्य जो कानून द्वारा निर्दिष्ट यानी प्रोहिबिटेड है और जिसके लिए कानून परिणाम या फिर दंड निर्धारित किए गए हैं, उसी को हम कहेंगे पनिशेबल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the main purpose of section number 5 of the BNS? To explain the applicability of this code and its territorial jurisdiction. धारा 5 का यह स्पष्ट करती है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों का किस तरीके से व्यक्तियों पर लागू होना और यह कानून किस भौगोलिक क्षेत्र में लागू किया जाएगा, यानी कि क्या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा और किस तरीके से यह कोड अप्लीकेबल होगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 5, वेयर डज द BNS अप्लाई? टू ऑल प्लेस अंडर द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंक्लूडेड टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। धारा 5 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान भारत के क्षेत्रीय जल समुद्री क्षेत्र सहित भारत के क्षेत्र में सभी स्थानों पर लागू होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एज पर द सेक्शन नंबर 5? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इज the geographical area within which the law apply and is enforceable। यानी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का मतलब होता है जहाँ पर हमारा लॉ अप्लाई होता है, लॉ लागू होता है, उसका जो भी जियोग्राफिकल एरिया है उसी को हम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहेंगे। धारा 5 के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र उस विशिष्ट भौतिक सीमा को संदर्भित करता है जिसके भीतर भारतीय न्याय संहिता के कानून लागू और परिवर्तनीय हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है इंडिया के कुछ सी एरियाज हैं जहां पर इंडिया का लॉ अप्लीकेबल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द BNS बी अप्लीकेबल according to the section number 5 for offense commit within territorial Indian territory and against Indian nation? धारा 5 उन अपराधों पर लागू होता है जो भारत के क्षेत्र में किए गए हैं और ऐसे अपराधों पर भी जो भारतीय नागरिक के खिलाफ किए गए हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, वहाँ पर अप्लीकेबल होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ डज सेक्शन नंबर 5 एड्रेस द अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ टू कमिट ए क्राइम टू क्राइम कमिटेड ऑन ए इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट? ये क्या कहता है कि यानी कि पानी में हमारे जो जहाज़ चल रहे हैं उन पर हमारा लॉ अप्लीकेबल होगा या उस बारे में बात करेगा? बिल्कुल करेगा। द लॉ अप्लाई टू क्राइम committed on the Indian ship or aircraft irrespective of their location। धारा 5 भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के भीतर जहाज़ों या विमान पर किए गए अपराधों पर लागू करती है, चाहे वह भारत के क्षेत्रीय जल में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग में उड़ रहा हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सेक्शन नंबर 6 ऑफ द BNS? मेन फोकस क्या है सेक्शन नंबर 6 के अनुसार BNS का? टू स्पेसिफाई कंडीशन अंडर विच ए पर्सन इज लीगली लायबल फॉर ऑफेंसेस। धारा 6 उन परिस्थितियों और मापदंडों को परिभाषित करता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6
under which condition can an individual be exempt from liability? If the offense was committed unintentionally, then it will be exempted and without knowledge of the act, बिना उस एक्ट के नॉलेज के। धारा 6 कहती है कि यदि कोई भी कार्य अनजाने में या फिर बिना यह जाने कि वह अवैध और गैर कानूनी है किया गया हो तो उस व्यक्ति को जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है, वो एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एक्टस रियस एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 6? द फिजिकल एक्ट और कंडक्ट that constitute a crime is called the actus reus. Actus reus उस वास्तविक शारीरिक कार्य या व्यवहार को संदर्भित करता है जो अपराध का गठन करता है, जो जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रमुख तत्वों में से एक है, उसे हम एक्टस रियस कहेंगे। मेंस रिया इंटेंशन की बात करता है। इट रेफर टू ए गिल्टी माइंड और इंटेंशन बिहाइंड कमिटिंग द ऑफेंस। मेंस रिया उस मानसिक स्थिति या इरादे को संदर्भित करता है जिसे साबित करना आवश्यक हो ताकि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। यह कार्य के पीछे की दोषपूर्ण मन स्थिति को दर्शाता है, यानी कि उसको कार्य करने के पीछे क्या थी उसकी इंटेंशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लायबिलिटी ऑफ ए माइनर फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस? माइनर इज नॉट लायबल अनलेस इट इज प्रूव दैट दे हैव बीन इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द ऑफेंस। सेम इंटेंशन और नॉलेज इम्पोर्टेंट है। धारा 6 स्पष्ट करती है कि नाबालिग को केवल तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि यह साबित हो कि उसके पास उस अपराध का इरादा और ज्ञान था जो उसने किया या जो उन्होंने किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज सेक्शन 7 ऑफ BNS प्रिलिमिनरी डील विद? द कंडीशन अंडर विच इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन बी यूज एज डिफाइंड। धारा 7 उस परिस्थिति को संबोधित करता है जिसमें कानून की अनजाने को एक बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह बताती है कि यह तर्क का मान्य हो सकता है, यानी कि द कंडीशन अंडर विच इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन बी यूज एन डिफेंस, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की जा रही है, लॉ की यहाँ पर इग्नोरेंस नहीं होगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 7 कैन एन इंडिविजुअल बी एक्सक्यूज फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस इफ दे वर अनअवेयर ऑफ द लॉ? नो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर ए वैलिड डिफेंस। धारा 7 के अनुसार कानून को अनजानगी एक अपराध करने के लिए कभी भी एक वैध बचाव नहीं हो सकता। यह कानूनी सिद्धांत को मजबूत करती है कि व्यक्ति को कानून के बारे में जागरूक रहना चाहिए, चाहे उन्हें इसकी जानकारी दी गई हो या ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग situation might provide an exception to the rule that ignorance of law is not a defense? If a person was deceived by any other or believe they were not violate the law. धारा 7 यह संभावना प्रस्तुत करती है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों द्वारा धोखा दिया गया है और उसने वास्तव में यह समझा कि वह अपराध नहीं कर रहा है तो यह एक अपवाद के रूप में माना जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच प्रिंसिपल डज सेक्शन 7 अपहोल्ड रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल? इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर नॉलेज ऑफ लॉ। धारा 7 इस सिद्धांत पर को जोर देती है कि सभी व्यक्ति को कानून के बारे में
जागरूक करना आवश्यक है और वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, भले ही वह विशेष कानूनी प्रावधानों से अनजान हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए वैलिड रीजन फॉर नॉट नोइंग द लॉ? नो रीजन कैन जस्टिफाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ। धारा 7 कानूनी सिद्धांत, अज्ञानता का कानून किसी को माफ़ नहीं करता, यानी कि कानून की अनजानगी किसी को नहीं छोड़ती, को कायम रखती है। कानून की अनजानगी को माफ़ करने के लिए कोई भी कारण वैध नहीं हो सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the primary focus of section number 8 of the BNS to explain the defense of mistake of fact? धारा 8 मुख्य रूप से उन परिस्थिति को समझाती है जिसमें कोई व्यक्ति अपराध की जिम्मेदारी से बचने के लिए तथ्य की गलती का बचाव कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 8, when can a mistake of fact be used as a valid defense? When a person act under a mistake and believe that this mistake is reasonable and genuine. धारा 8 के अनुसार तथ्य की गलती एक वैध बचाव के रूप में तब उपयोग की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ऐसी गलती में कार्य करता है जो उचित और सच्ची हो, यानी वह उस महत्वपूर्ण तथ्य से अनजान थे जो उसने कार्य को अवैध बना देता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट? ए पर्सन बिलीव दैट द ऑब्जेक्ट दे टुक वाज अबेंडन इवन थ्रो इट वाज नॉट। उदाहरण बी तथ्य की गलती का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि व्यक्ति ने सच्चाई से विश्वास किया कि वस्तु छोड़ दी गई थी और इसलिए बिना यह जाने कि वह किसी और की संपत्ति थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कैन ए मिस्टेक ऑफ लॉ एवर बी यूज एज ए डिफेंस अंडर सेक्शन 8? नो, ओनली ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी यूज एज ए डिफेंस। धारा 8 यह स्पष्ट करती है कि केवल तथ्य की गलती को बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कानून की गलती एक अपराध मामले में वैध बचाव नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट टू बी ए वैलिड डिफेंस अंडर सेक्शन नंबर 8? The belief must be held by a reasonable or originally person. तथ्य की गलती को वैध बचाव बनाने के लिए यह विश्वास ऐसा होना चाहिए जो समान परिस्थितियों में एक सामान्य और उचित व्यक्ति रखे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the main concept outlined in section 89 of BNS? The validity of consent given in a good faith for the benefit of another. सेक्शन नंबर 89 इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे से लाभ के लिए अच्छे विश्वास में दिया गया सहमति वैध हो सकती है, भले ही किया गया कार्य अन्यथा अपराध हो सकता है। तो गाइस, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो वो कमेंट सेक्शन में उसे करेक्ट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट उसे गलत याद ना करें। तो ये आपकी ड्यूटी है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर द कंसेंट टू बी ए वैलिड? The act must be done for a personal gain. The act must be done with the knowledge of person perform it. The consent must be given by the person affected by act in a good faith. The act must not be done in public. The consent must be given by the person affected by the act in a good faith is the correct answer. धारा 89 के तहत सहमति तभी वैध मानी जाएगी जब इसे उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिसे कार्य से प्रभावित किया जाता है और यह उनके लाभ के लिए
अच्छे विश्वास में किया गया हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ कंसेंट इन सेक्शन नंबर 89। फर्स्ट पॉइंट है द कंसेंट इज ओनली वैलिड इफ इट इज गिवन with the full knowledge of the act consequence. Second, the consent can never be used as a defense in any offense. Third, consent in good faith can be valid defense even if the act might otherwise be considered an offense. Last है the consent must be given in written to be a valid. तो करेक्ट आंसर है सी। द कंसेंट इन ए गुड फेथ कैन बी वैलिड डिफेंस इवन इफ द एक्ट माइट अदरवाइज बी कंसिडर एन ऑफेंस। धारा 89 अच्छे विश्वास में दिए गई सहमति को एक बचाव के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, भले ही किया गया कार्य अपराध के रूप में माना जा सकता है जब तक कि यह दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गुड फेथ का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 89। द पर्सन गिव कंसेंट the person give consent must do so with the intention of benefiting the other person without any malicious intention। धारा 89 के संदर्भ में अच्छे विश्वास का मतलब है कि सहमति देने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की ईमानदारी नियत से ऐसा करता है बिना किसी भी दुर्भावना या जालसाजी के। बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 89 what is the impact of consent given in a good faith on the liability of the person perform the act। The person may be exempt from liability if the act was done in a good faith and for the benefit of another। यानी कि गुड फेथ में कोई एक्ट किया गया है या किसी दूसरे की भलाई को ध्यान में रखते हुए कोई एक्ट किया गया है, तो ऐसे एक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे। धारा 89 के तहत यदि कोई भी कार्य अच्छे विश्वास में और प्रभावित व्यक्ति की सहमति से किया जाए तो यह व्यक्ति की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकता है। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर किया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।